केस है मेरे पास, एक यंग लड़की का केस है जिसकी उम्र 16 साल की है और वो 9th स्टैंडर्ड में एक स्टूडेंट है। तो वो मेरे पास 2017 का ये केस है। तो वो मेरे पास मदर फादर के साथ आई थी और मेरे वेटिंग हॉल में वो बैठे हुए थे, मैं पेशेंट देख रहा था। तो वो लोग चुपचाप बैठी थी, कुछ मदर से बातचीत कर रही थी और फादर थोड़ा से दूर बैठे थे। हालांकि उनके बगल में, बेटी के बगल में चेयर खाली था, लेकिन फादर थोड़ा से दूसरी चेयर पर बैठे थे। मदर और बेटी एक ही चेयर पर बैठे थे। तो मैं पेशेंट को देखते देखते उनको ऑब्जर्व कर रहा था। फिर 10 मिनट बाद उनका जब टर्न आया तो वो अंदर एंट्री, उसके फादर ने पहले एंट्री की, फिर उसके मदर एंट्री की और फिर लास्ट में पीछे पीछे उसकी बेटी ने एंट्री किया और मदर ने बोला उसको कि यहाँ पर आप बैठो। और उसके मदर ने बोला कि इनको दिखाना है। मैं बोला बैठिए। तो जब मैंने उनसे पूछा तो वो, उनकी नज़र मेरी तरफ नहीं थी। पेशेंट की नज़र, जो उनकी बेटी थी, उनकी नज़र मेरी तरफ नहीं थी। वो इधर उधर देख रही थी, क्लिनिक में इधर उधर देख रही थी, मदर फादर को भी देख रही थी। तो मैंने उनका नाम वगैरह पूछा तो उन्होंने नाम बताया, एज बताई अपनी, और लेकिन आंसर करते करते वो कहीं और देख रही थी। मैं उनसे क्वेश्चन जब पूछता था तो उनकी आंखें कहीं और चली जाती थी और बहुत ही लो टोन था। मैंने उनको 2-3 बार भी बोला कि थोड़ा बेटा जोर से बोलो, मुझे नहीं सुनाई आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका टोन लो ही था। तो मैं बोला बताओ बेटा, आपको क्या दिक्कत होती है, क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे पास आए हो, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अपने दोनों हाथों को दिखाते हुए कि मेरे दोनों हाथों में बहुत इचिंग हो रही है और पैर के सोल्स में भी बहुत इचिंग होती है और स्केल्स निकलते हैं। ये गर्मियों के सीज़न में बहुत बढ़ जाता है। जैसे गर्मी स्टार्ट होती है अप्रैल मंथ में, जब थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने लगती है, हीट बढ़ने लगती है, तो ये मुझे इचिंग, हाथों पैरों में बहुत इचिंग होने लगती है और जिसके कारण मैं पेन भी नहीं पकड़ पाती हूँ। स्कूल में भी प्रॉब्लम आती है, मेरे को लिखने में भी प्रॉब्लम आती है और ये बहुत बढ़ जाती है। तो ये 2-3 साल से मेरे को ये प्रॉब्लम सर हो रही है और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराए हैं। एलोपैथिक मेडिसिन खाती हूँ तो ठीक हो जाता है, फिर छोड़ देने से फिर थोड़े दिन बाद आ जाता है। तो ये प्रोसेस 2-2.5 साल से 3 साल से यही चल रहा है। तो फिर मैं बोला और इसके लिए आपको क्या परेशानी है। बस मैं लिख नहीं पाती हूँ, इसके लिए मेरे को थोड़ी सी टेंशन होती है, मेरा छूट जाता है होमवर्क, मैं थोड़ा पीछे रह जाती हूँ, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और रात में भी खुजली बहुत बढ़ जाती है तो मुझे बैठ के खुजाना पड़ता है। कभी कभी रात में भी बहुत ज़्यादा सोने के बाद खुजली स्टार्ट हो जाती है पैरों में, तो मुझे बैठ के खुजलाना पड़ता है। सर क्या आप अपना आवाज थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा सा ना अनयूनिफॉर्म हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। सर थोड़ा ओके सा मैडम, ऑडियो क्वालिटी। ओके ओके ओके, अभी ठीक है मैडम? यस हेलो, सर, यस सर। ओके ओके ओके। तो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे लिखने के लिए प्रॉब्लम होती है, स्कूल में थोड़ा सा मेरा छूट जाता है, मैं बहुत स्पीड नहीं लिख पाती हूँ, इचिंग के चलते मुझे पेन बार बार छोड़ के खुजाना पड़ता है। तो मैं क्या, और क्या प्रॉब्लम? तो कहती है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या, ये 2 साल से हो रहा है तो इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट कराया। तो उन्होंने बताया कि मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स कराए हैं, ऑइंटमेंट्स बहुत सारी लगाई है और बहुत सारे होम रेमेडीज भी ट्राई की हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये प्रॉब्लम मेरे को हमेशा समर सीजन में ही बढ़ती है और विंटर में थोड़ी कम हो जाती है, होती है, लेकिन ये मुझे विंटर में थोड़ा कम लगता है, लेकिन समर सीजन्स में मुझे बहुत परेशान करती है। ओके, तो मैंने क्या, इसके लिए और क्या टेंशन लगता है? बस सर मुझे ये जल्दी से ठीक करना है, मेरे को इसके लिए अच्छा नहीं लगता है, स्कूल में भी अच्छे नहीं लगता है, फ्रेंड्स के बीच में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए मेरी, सो दैट मैं अपने क्लास में अपना जो वर्क है, जो मैं अपना होमवर्क होता है या स्कूल में कुछ डिक्टेशन होती है, टीचर डिक्टेट करती है, वो मेरा छूट जाता है, तो वो सब में मेरे को प्रॉब्लम
होती है। तो उसके चलते मैं थोड़ा से क्लास में पीछे रह जाती हूँ। ये चीज़ वो बार बार बोल रही थी, मैं क्लास में पीछे रह जाती हूँ दूसरों से, मेरा नोट्स छूट जाते हैं। ठीक है, तो ये उनका मेन कंसर्न था इस प्रॉब्लम को लेके, और वो बहुत ही एंग्शियस लग रहे थे इसको लेकर। उनका जो गेस्चर था वो बहुत ही एंग्शियस था और बहुत लो टोन में बोल रही थी। तो मैं क्या, और क्या प्रॉब्लम है आपको ये चिंक के लिए, और क्या टेंशन है? बाकी कहती और कुछ टेंशन नहीं है। अपने मदर फादर के तरफ बार बार वो देख रही थी। तो ठीक है, मैंने उनको बोला आप थोड़ा से बाहर बैठो, मैं मम्मी पापा से आपके बात करता हूँ। तो मैंने उनको थोड़ा बाहर बैठाया और मदर से उनके स्वभाव के बारे में जानने की कोशिश की। तो मदर ने बताया कि सर ये 2-3 साल से ये प्रॉब्लम्स हो रही है, और जब से ये प्रॉब्लम है बहुत घर में ये चिड़चिड़ कर रही है, छोटी छोटी बात पर इसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिल्लाती है। एक छोटा भाई है घर में, 2 साल छोटा है, उससे लड़ती है, उस पर चिल्लाती है। तो अभी 2-3 साल से ये बहुत चिड़चिड़ कर रही है, हर छोटी छोटी बात में वो नाराज हो, बात सुनती नहीं है। तो ये उसका थोड़ा सा ये नेचर में ये चीजें हैं, मतलब जिद भी कोई चीज को देख लेने से, कहीं फ्रेंड्स के पास कुछ ऐसी चीज है उनको देख लेने से वो उसको लेने के लिए जिद करती है। तो फिर हम उसको जब समझाते हैं तो कभी समझती है, कभी नहीं भी समझती है, कभी वो जिद पकड़ के बैठ जाती है, उसके लिए नाराज हो जाती है। वो अकेले रहना पसंद करती है, ज्यादा बातचीत नहीं करती। जब नाराज हो जाती है तो वो ज्यादा बात नहीं करती है। वो बाथरूम में बहुत देरी देरी तक बैठी रहती है अकेले। वो अकेले बाथरूम में, वो वहां पर फ्रेश होने के बाद भी वो 45 मिनट 1-1 घंटे तक बैठी रहती है। मैंने बोला वो बाथरूम बैठ के क्या मोबाइल देखती हैं या और कुछ करती? कहते नहीं, वो ऐसे ही बाथरूम में बैठी रहती हैं। फादर ने मदर के बारे में बताया कि फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, वो थोड़ा सा इसको अलाउड नहीं करते हैं इधर उधर जाना, फ्रेंड्स में जाना। तो उसके लिए भी उसको बहुत गुस्सा आता है, और वो फादर का गुस्सा मदर के ऊपर, मेरे ऊपर निकाल देती है। उसकी मदर का ये कहना था कि फादर थोड़ा से स्ट्रिक्ट हैं वो सब मामले में, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना घूमना उसको अलाउड नहीं करते हैं। तो वो जब ऐसा होता है तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन वो फादर को कुछ बोल नहीं पाती, तो वो सारा गुस्सा मदर के ऊपर या भाई के ऊपर निकालती है। और वो कभी अपनी गलती नहीं मानती है जल्दी। तुमने गलती किया तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती है अपनी गलती, या कभी वो सॉरी आके किसी को नहीं बोलती है। हालांकि वो अपने बाकी सब काम में ऐसा डिसोबीडियंट नहीं है, हर काम करती है, कुछ बोलने से करती है, लेकिन वो कभी अपनी गलती अपना स्वीकार नहीं करती है। और पेशेंट के बारे में और बोले, फ्रेंड्स बहुत कम है इसके, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स से के साथ सर्कल नहीं है इसका, बातचीत नहीं है। स्कूल में भी बहुत कम फ्रेंड्स हैं, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करती है। कोई आकर इससे बात करे तो ठीक है, नहीं तो वो सबसे मिक्सअप भी जल्दी नहीं होती है। ये इसका शुरू से ये नेचर है कि कोई उससे अगर आके बात करता है तो ठीक है, लेकिन वो खुद से जाके कभी किसी के साथ ना फ्रेंडशिप करेगी ना बात करेगी, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो घर में कोई आ गया तो वो कभी जल्दी से सामने नहीं आती है। ट्यूशंस में भी उसके फ्रेंड्स नहीं है। तो ये सब सारी चीजें उसकी मदर उनके बारे में बता रही थी। जल्दी से मिक्सअप नहीं होती है, वो किसी के साथ बहुत जल्दी मिक्सअप नहीं होती है, चाहे वो कोई रिलेटिव्स हो या कोई फ्रेंड्स हो या और भी कोई हो, तो वो किसी के साथ जल्दी मिक्स नहीं होते घर में। मैं क्या और बताओ? तो बोलते बस वही है कि उसका मेन है कि वो चिड़चिड़ बहुत करती है, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, भाई से लड़ाई करना, ये उसका हमारा मेन कंसर्न रहता है। तो मैं बोला ठीक है, और कुछ आप बताना चाहते हैं उसके बारे में? तो पिताजी ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट बने, अपना काम खुद करे,
अपने डिसीजंस खुद ले, ये इसके फादर का कहना था। वो फादर का कहना था कि वो थोड़ा से डरपोक है, कोई भी चीज करने के लिए वो 10 बार सोचती है, खुद से डिसीजन नहीं ले पाती है, चाहे वो उसको कुछ सामान ड्रेस लेना हो, चाहे वो कुछ उसको कोई भी चीज छोटी चीज के लिए उसको सोचना पड़ता है। हालांकि वो पूछती भी नहीं है कि मैं ये लूं कि नहीं लूं, लेकिन वो उसको हर छोटी चीजों के लिए सोचना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो, इस वर्ल्ड को फेस कर सके, थोड़ा सा स्मार्ट बने। मैं ये फादर का ये एक्सपेक्टेशन था अपने बच्चे के तरफ। मैं क्या और कुछ बताना चाहते हैं? कहते नहीं, बस यही है। फिर मैंने फादर मदर को बाहर बैठाया और उस गर्ल से, पेशेंट से अकेले में बात किया। मैं क्या, अब आप बताओ आपको क्या टेंशन है? तो पहले तो वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने पूछा कि आपके स्कूल में कौन कौन है, कितने फ्रेंड्स हैं, क्या है, थोड़ा सा मैं उनसे एक्वेंटेंस हुआ। तो फिर उसने बताया कि मैं क्या, घर में क्या भाई से क्यों लड़ाई होती है? तो बोले कि नहीं, मेरी बात सुनी नहीं जाती है, मुझे भाई के लिए भी मुझे डांट पड़ती है, भाई को डांटते नहीं है, भाई की ज्यादा सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं, ठीक है, मुझे हमेशा गलत ठहराते हैं, मम्मी मेरे को बार बार पोक करती है, मेरे मन के मुताबिक मुझे नहीं करने देती है, तो उसके लिए मुझे गुस्सा आता है। मम्मी के ऊपर तो चिल्ला देती हूँ, लेकिन फादर से मुझे थोड़ा डर लगता है, मैं फादर के सामने तो नहीं बोल पाती हूँ। मदर के ऊपर मैं फिर भी चिल्ला देती हूँ, भाई को भी चिल्ला देती हूँ। भाई मुझे जब डिस्टर्ब करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या, जब आपको गुस्सा आता है आप क्या करते हो? कहते हैं मैं अकेले बाथरूम में चली जाती हूँ, बैठती हूँ, अकेले में रोती हूँ, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती। मैं क्या, और क्या दिक्कत है? कहते बस फादर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, मुझे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने नहीं देते, पार्टी नहीं करने देते, मैं फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकती हूँ, तो मुझे ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता और उसके लिए मुझे बहुत अंदर से गुस्सा आता है। और मम्मी हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं, हर छोटी छोटी बात के लिए मुझे बोलते रहते हैं, पोक करते रहते हैं। मैं क्या, और क्या दिक्कत है आपको? मैं क्या, इसको लेके क्या टेंशन लगता है? मैं क्या, ये टीचिंग होती है? कहते अच्छा नहीं लगता है, फ्रेंड्स के बीच में जाने से भी नहीं अच्छा लगता है, स्कूल में भी अच्छा नहीं लगता है, मेरा प्रोग्रेस इसके चलते रुक रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरा बहुत सारे नोट्स छूट जाते हैं, फिर फ्रेंड्स को मैं नोट्स नहीं मांगती हूँ। मैं क्या, क्यों नहीं मांगते हो आप फ्रेंड्स के साथ? नहीं, मैं नहीं मांगती हूँ। तो मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों नहीं, आपके फ्रेंड्स हैं स्कूल में, आप तो मांग सकते हैं उनसे जो आपका छूट गया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं मांगती हूँ किसी से भी, मैं अपने आप उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो उसके चलते मुझे थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी स्कूल में भी डांट पड़ती है, मेरा इनकम्प्लीट रह जाते हैं मेरे नोट्स, तो उसके लिए भी कभी कभी मुझे टीचरों से स्कूल में डांट पड़ती है। तो मैं क्या, और क्या दिक्कत है? तो उसने बोला कि मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस वाज द केस। हेलो, केस आप सबको समझ में आया? हेलो, सर फील नाइट्रोम्यूर का आ रहा है, हेड बिलोंग्स टू अदर, लिबर्टिनिज्म में है, लुक इवेडिंग है, और उसके बाद बाथरूम में जाके रोना, अकेले में रोना, फिर डिग्निटी भी है, यहाँ पर नोट्स मांगना नहीं है किसी से। तो आई फील इट्स लाइक नाइट्रोम्यूर का फील दे रहा है। ओके। डीडी चाइना थूजा भी लग रहा है मुझे। चाइना थूजा, ओके। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन भी है सर। ओके। मेन, इसका मेन आपको फोकस कहाँ पर है? उसको हमको स्टैपिसिया लग रहा है। उसका मेन, पेशेंट का मेन फोकस क्या चीज पर है? सर गुस्सा बहुत करती है।
एल्मर सप्रेस। गुस्सा क्यों करती है? वो पीछे रह जाती है लिखने में और इसमें। मेन कंसर्न उसका ये है कि वो पीछे रह जाती है। हम्म हम्म, हम्म। और इंटरनेट में भी हो सकता है, कार्सिनोसिन भी लग रहा है। कार्सिनोस्टिन क्यों मैडम? सर उसका कोई सुनता नहीं है और उसके भाई कोई ज्यादा ailment from domination, ailment from neglected being, reproaches, scorned being, disturbed aversion, embarrassed feeling, hiding himself, हाइडिंग हिमसेल्फ। क्यों हाइड कर रही है वो? स्टेपिसेग्रिया पेरेंट्स से नजर नहीं मिला रही है, मतलब आपसे नजर नहीं मिला रही थी, इधर उधर देख रही थी, वो तो timid निकलती नहीं थी। ओके। और इमोशन सप्रेस्ड स्टेपिसेग्रिया मे बी। और थोड़ा सोचिए, उसका मेन कंसर्न कहाँ पर है, जहाँ से आप एंट्री लोगे केस के अंदर? सर डोमिनेशन एक जो आ रहा है इसमें, ओके। और दूसरा ये लेकेसिस की तरह थोड़ा सा जेलेसी भी, भाई से भी लड़ना और इस तरह से लेकेसिस का फील भी है सर। सर अगर एक तरह से हम देखें कि वो कह रही मैं काम नहीं कर पाती, मेरा काम बच जाता है या जो भी, तो हिंड्रेंस का अगर कोर देखते तो फिर थोड़ा चाइना की तरफ लग रहा है, बट फिर बाकी रूब्रिक्स नहीं समझ आ रहे हैं। ओके। सर एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है क्या उसको? एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है पापा से, मम्मी से। उसको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है लिखने पढ़ने में। फिर ओके। और डोमिनेशन है, एंगर सप्रेस्ड है। यस। और थोड़ा सोच, और थोड़ा दूसरों से पीछे रह जाएगी ऐसा भी उसके मन में है। कॉम्पिटिटिव भी लग रही है थोड़ी। अपने आप को प्रूव करना है उसे सर, उसके फादर के सामने, तो ऐसा फील किया है। और कुछ? हाँ हाँ बोलिए सर। हेलो। कैरेट डिजायर टू बी फास्ट भी एक था उसमें। और ओके, तो चलिए हम इसको एनालाइज करते हैं। और कोई बोलना चाहता है प्लीज, और वी शैल प्रोसीड फर्दर। एनालाइज करते हैं। इनसिक्योरिटी भी है क्योंकि उसका जो सिबलिंग है वो समझता है कि
वो थोड़ा बहुत इनको रहे वो थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान देता है, जो पेरेंट्स है उसके जो भाई है उसके ऊपर, तो लड़की है कम ध्यान देता है, तो उसका अंदर इंसिक्योरिटी हो सकता है सर। ओके ओके, तो हम लोग एनालाइज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूब्रिक मैंने लिया गया था इसमें एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट। ओके, वो एंजाइटी क्या बोले सर? एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट। ओके, मतलब उसको अपनी प्रॉब्लम को लेके बहुत सारा कंसर्न था। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट उसके चेहरे से, उसके बातचीत से देख के लग रहा था वो काफी एंशियस है इस प्रॉब्लम को लेकर, काफी एंशियस है। सर ये एंजाइटी बिजनेस अबाउट नहीं होगा तो उसके काम में ये प्रॉब्लम आ रहा है? हिमसेल्फ तो नहीं लग रहा, कैसे लग रहा? अभी बिजनेस यहाँ पर बिजनेस नहीं है ना उसका, ये प्रॉब्लम उसका बिजनेस जो है वो वही है ना, पढ़ना लिखना। वो तो नॉर्मल है ना, हर स्टूडेंट्स का। अभी वो 9th स्टैंडर्ड में है तो स्टूडेंट्स का वो चीज नॉर्मल है। नॉर्मल चीज देंगे तो हर स्टूडेंट्स का भी रहेगा। 9th 10th में जो बच्चे नहीं, उसको ओके, तो फर्स्ट रूब्रिक हमने लिया एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट। सेकंड एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, उसको फादर का डोमिनेशन था घर में। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस थे, फादर स्ट्रिक्ट थे, उसको अलाउड नहीं करते थे, जिसके चलते उसको गुस्सा आता था, एंगर। ओके, तो एंगर कहाँ एक्सप्रेस होता था? मदर के ऊपर, भाई के ऊपर। ओके, तो वो उसके चलते वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया। ओके, तो दैट इज एंगर था उसको बहुत। ओके, और जब भी उसको कुछ बोलते थे, डांटते थे, रिप्रिमांड करते थे, तो शी यूज्ड टू क्राई इन द अलोन। सामने नहीं क्राई करती, क्यों? क्योंकि अपने वीकनेस को नहीं शो करना है। ओके, तो शी यूज्ड टू क्राई व्हेन शी वाज अलोन। वो अकेले रहने से रोती थी, अकेले बैठ के वो रोती थी बाथरूम में। ओके, और एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता था या उसका भाई उसको कुछ बोलता था तो उससे वो गुस्सा आके उसको मारती थी। ओके, तो फोर्थ रूब्रिक मैंने लिया एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम। ओके, और फिफ्थ रूब्रिक लिया था मैंने फियर ऑफ बिजनेस फेलियर। अब यहाँ पर हमने फियर ऑफ बिजनेस फेलियर लिया कि उसकी पढ़ाई छूट रही थी, वो पीछे होती जा रही थी। ओके, तो यहाँ पर ये बिजनेस है, उसका फियर था कि मैं पढ़ाई में पीछे छूट जाऊंगी, मेरा प्रोग्रेस रुक जाएगा। ओके, तो वहां पर उसको फेलियर का फियर था बिकॉज ऑफ दैट इचिंग प्रॉब्लम। शी वाज नॉट एबल टू कॉम्पीट विथ हिज क्लासमेट्स, वो पीछे छूट जाएगी ऐसा उसको फील आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने लिया था फियर ऑफ बिजनेस फेलियर। तो ये 4-5 रूब्रिक मैंने लेकर, तो द रेमेडी वाज सिलिशिया। ओके, बिकॉज वो सबसे लास्ट में, टिमिडिटी भी उसके अंदर में बहुत थी, वो सबसे लास्ट में एंटर किया पेरेंट्स के पीछे। पहले फादर आए, मदर आए, फिर पीछे में थोड़ा चुप चुपा के बैठी। तो वहां पर एक टिमिडिटी भी उसके अंदर में था। वो जो बात कर रही थी, उसके बात करने से वो सोच समझ कर क्या बोलना है, नहीं बोलना है, बहुत उसको सोच कर वो आंसर कर रही थी। और जब मैं क्वेश्चन पूछता था तो उसका आई टू आई कॉन्टेक्ट मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता था। जब मैं उसको क्वेश्चन पूछता तो उसका आई का कनेक्शन मेरे साथ टूट जाता था। वो आंसर तो कर रही थी लेकिन उसका आई कनेक्शन टूट जाता था, और वो आई कनेक्शन इधर उधर या मदर को या फादर को ऐसा उसको हो रहा था। तो यहाँ पर हम उसका कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये सब देखकर मैंने उसको सिलिशिया प्रिस्क्राइब किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला। विद इन 1 मंथ उसके इचिंग्स ठीक हो गए, विद इन 1 मंथ। सिर्फ सिलिशिया 200 के 3 डोजेस से उसका इचिंग के प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसका एंगर भी बहुत कम हो गया और अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
विद इन। सर मैं जानना चाह रही थी कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें केस के अंदर एंट्री कैसे लेनी है। ये आपको उसका जो मेन कोर, उसका मेन जो पेशेंट का कोर है उसको समझना होगा, वहां से आप एंट्री करोगे, फिर आप वहां पर आप फिर जोड़ना शुरू करोगे लिंक्स को सबके साथ, फैमिली के साथ, आईपीआर के साथ, उसके स्कूल के साथ, आप सब चीज को फिर को रिलेट करते जाओगे। आप मेन आपको कहीं से एक एंट्री मिलना चाहिए थे, कहाँ से, कि उसको क्या प्रॉब्लम, टिमिडिटी है या उसमें एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट ज्यादा है, ठीक है, वो बहुत एंग्शियस थी, ठीक है। तो एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट में 2-3 मेडिसिन आती है, आर्सेनिक, फास्फोरस, सिलिशिया, ऐसे मेडिसिन हैं, ओके। हेल्थ के ज्यादा रिलेटेड वो एंग्शियस, इसके लिए एंग्शियस थी क्योंकि उसको फ्रेंड्स के बीच में अच्छा नहीं लगता था, एम्बैरेसमेंट फील होता था, ऑकवर्ड लगता था उसको, कुछ लाते रहो सब समय हाथ में, ठीक है। स्कूल में वो लिख नहीं पाती थी। सर ये जो है अब एक एक करके बोलिए सर। दोबारा रिविजिट नहीं हुआ है पेशेंट का सर? हेलो, यस, दोबारा से पेशेंट नहीं आया है, मतलब नहीं पेशेंट आया ना, लेकिन वो पेशेंट का इचिंग 1 महीने के अंदर पूरी खत्म हो चुकी थी। पेशेंट मेरे पास 4 महीने तक कंटिन्यू हुआ, उसके बाद मैंने बंद कर दिया, लेकिन 1 महीने के अंदर उसकी इचिंग पूरी खत्म हो चुकी थी, स्टार्टिंग विद द हैंड्स टू द फुट, उसकी इचिंग पूरी जा चुकी थी, स्केल्स नहीं हो रहे थे। बट सर 200 पोटेंसी आपने सर 200 पोटेंसी आपने 3 डोजेस दी हैं, तो ये किस तरतीब से आपने दी हैं? ये एक्सपीरियंस के हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं है। मसलन बहुत ज्यादा पैथोलॉजी नहीं थी, आप मीडियम पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा पैथोलॉजी नहीं थी। नहीं सर, उनका मतलब ये है कि आपने सिलेशिया 200 की 3 खुराकें आधे घंटे बाद दी, 15-15 मिनट बाद, या कुछ आगे पीछे कर 3 नाइट्स के लिए देता हूँ मैं। डेली 1 डोज, सिंगल डोज, डेली 1 डोज फॉर 3 days। ओके डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी, डेली 1 डोज फॉर 3 days और डेली 1 डोज फॉर 5 days और 7 days, डेली 1 डोज एट बेड टाइम, सोते समय। I mostly prefer। दोबारा रिपीट कीजिएगा सर दूरी को। नाइट्रोम्यूर के साथ बीडी कर देंगे प्लीज। ओके, नाइट्रोम्यूर के साथ बीडी कर देंगे सर। हाँ करेंगे। मैं रूब्रिक्स रिपीट कर देता हूँ, सर पूछ रहे थे। फर्स्ट वर्ड एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन है, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन। बीच में कोई बोल रहा है और उससे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है सर, बीच में कोई बोल रहा है। प्लीज जो माइक्स बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म, फियर ऑफ बिजनेस फेलियर या फियर ऑफ फेलियर भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं, ओके। और वीपिंग फ्रॉम रेप्रीमांड। तो ये मेन 3-4 रूब्रिक्स लेके आप कोर पे पहुंच सकते हैं। फिर बाकी आप रेट्रो में आप स्टडी करोगे तो और बहुत सारे एम्बैरेसमेंट भी आ जाएगा इसमें। सर वीपिंग फ्रॉम, सर वीपिंग फ्रॉम रेप्रीमांड मतलब उसको डांटने से, कुछ बोलने से वो रोती थी। इगोटिज्म भी लगा सर? इगोटिज्म भी आ सकता है इसमें, थोड़ा सा है ईगो उसमें, क्योंकि वो उसके जो फ्रेंड्स, इगोटिज्म आप वहां पे ले सकते हो कि उसके फ्रेंड्स जल्दी नहीं बनाती वो। नोट्स नहीं मांगती थी ना सर किसी से? नोट्स नहीं मांगती, किसी का हेल्प नहीं लेती है। रिफ्यूजिंग हेल्प में भी आपको मिलेगा सिलिशिया, क्योंकि हेल्प लेगी तो उसका इमेज खराब हो सकता है, उसके ईगो को हर्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप ये रेट्रो में ये सब आप रूब्रिक्स, बहुत सारे रूब्रिक्स आपको रेट्रो में आपको इसके साथ मिल जाएंगे। इंडिपेंडेंट माइल्डनेस, थोड़ा माइल्डनेस था उसका, बहुत लो टोन में बात करी थी, बहुत माइल्ड थी, माइल्डनेस भी आता है इसमें। इंडिपेंडेंट नहीं होगा सर इसमें, इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट कैसे होगा सर? इंडिपेंडेंट सिलिशिया की स्पाइनलेस है, ओके, हमेशा उसको स्पाइनलेस होता है।
इसलिए उसके फादर ने बताया ना कि हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बने, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब होता है, फादर बोल रहे इंडिपेंडेंट बने मतलब वो डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, एट दिस एज ऑल्सो वो बहुत डिपेंडेंट है। ओके, तो वो उसके फादर वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट बने, मीन्स शी वॉज डिपेंडेंट टोटली ऑन फैमिली या सपोर्ट। और सिलिशा स्पाइनलेस है, उसको सपोर्ट, हमेशा सपोर्ट चाहिए। टिमिडिटी है, पब्लिक एम्पियर होने से टिमिडिटी, बैशफुल है, आप सब रेट्रो में ले सकते। इमेज कॉन्शियस रहती है बहुत, किसी से हेल्प नहीं जल्दी लेती है, यील्डिंग रहती है, ऑब्स्टिनेट रहती है, स्पाइनलेस है, ऑकवर्ड फील करती है, जब उसकी वीकनेस दिखने लगती है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है। तो ये सब चीज़ों को मिला के आप स्टडी कर सकते हैं, या उस सिलिशा को एक और मेडिसिन स्पाइनलेस होती है वो बहुत मेन उसका हेलो सर, वीपिंग वाला एक्सप्लेन करेंगे सर? वीपिंग रेप्रिमांड, हाँ जी, वीपिंग फॉर्म रेप्रिमांड। रेप्रिमांड मतलब डांटना, किसी को आप डांटते हो, टीचर डांटती है या पेरेंट्स स्टूडेंट्स को डांटते हैं, ओके, तो वो उसको खराब लगता है, उसके इमेज को एक धक्का पहुंचता है, ठेस पहुंचती है, ओके, तो स्टार्ट्स वीपिंग। सिलिशा को थोड़ा से भी कॉन्ट्राडिक्शन हुआ या उसके खिलाफ कुछ बात हुई तो शी बिकम्स एंग्री और शी स्टार्ट्स वीपिंग। तो वीपिंग फ्रॉम रेप्रिमांड, कोई भी रेप्रिमांड, रेप्रिमांड मतलब हम किसी को क्या बोलते हैं, चेतावनी देते हैं, जब ऐसा नहीं करना बेटा, बाहर नहीं जाना है, रात को फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाना है, तो ये उसको पसंद नहीं है, दैट इज रेप्रिमांडिंग। जब आप किसी को चेतावनी देके या बोलते हैं कि नहीं ऐसे, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, वहाँ नहीं जाना है, तो ये जो ओवर प्रोटेक्शन रहता है पेरेंट्स का, तो इसमें भी सिलिशा आती है। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स जो रहते हैं, ओके, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थोड़े रहते हैं, ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स रहते हैं, तो वहाँ पर सिलिशा यील्ड तो कर जाती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ हर्ट हो जाती है, तो उसके लिए कभी कभी वो रिएक्ट भी करती है, उसको गुस्सा भी आता है, और वो कभी कभी वीपिंग में मोड में भी चली जाती है। तो अब यहाँ पर आप ले सकते हैं फियर ऑफ पिंस, एक रूब्रिक और भी आता है सिलिशा में, फियर ऑफ पिंस। यहाँ पर पिंस का इंडिकेशन क्या है, उसको बार बार पोक करना, उसकी मम्मी उसको बार बार पोक करते थे, डिस्टर्ब करते थे, या उसको परेशान करते थे कोई चीज के लिए, उसको हमेशा ब्लेम करते थे, तो दैट इज द फियर ऑफ पिंस। उसको बार बार उसके इमेज को बार बार उसको पोक करते थे, दैट इज फियर ऑफ पिंस। सर एंजाइटी हिमसेल्फ, ये रूब्रिक को थोड़ा बताइए सर। एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट मतलब खुद के बारे में ज्यादा परेशान है, वो खुद की प्रॉब्लम को लेके ज्यादा परेशान है, हर चीज के लिए वो प्रॉब्लम को लेके परेशान है, अपने काम को लेकर परेशान है, ओके। हिमसेल्फ मतलब खुद से रिलेटेड जो भी चीज है उससे उसको लेकर वो परेशान रहती है, दैट इज एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट। वो बेचैन मतलब हर चीज के लिए बेचैन रहती है, बिकॉज सिलिशा इज कंफ्यूज, सब समय में वो कंफ्यूज रहती है, ये करें कि वो करें, ये ऐसा करें कि वैसा करें, ओके। तो हमेशा अपने आप के लिए वो हमेशा कंसर्न रहता है उसको, चाहे वो उसको कोई डिजीज है, चाहे वो कुछ उसको प्रॉब्लम करना, सॉल्व करना है, कुछ काम करना है, उसके लिए वो हमेशा एंग्शियस रहती है, ऑन द टोज रहती है। सर एक क्वेश्चन है कि जब उसने कहा ये जल्दी ठीक हो जाए, तो हमारे जैसे नए लोग तो कैरेट फास्ट में जाके आर्सेनिक में घुस जाएंगे या नहीं नहीं नहीं, हाँ वही है कि हमको जल्दी से रूब्रिक को नहीं पकड़ना, पेशेंट को समझ के मेडिसिन देनी है। हम रूब्रिक के पीछे दौड़ेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा सारा काम।
ऐसा नहीं कि पेशेंट ने बोला कि मुझे जल्दी से आराम चाहिए तो मतलब हम उसको फास्ट लगा देंगे। उसमें क्या है कि एक रूब्रिक गलत लगा दिया हमने, उसको पेशेंट को समझना है। रूब्रिक का बाद में बनाओ चलेगा, लेकिन पेशेंट को आप टोटलिटी में समझ के मेडिसिन दोगे तो वो ज्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि हर चीज के पीछे उसको वाई हम खोजते हैं कि क्यों ऐसा है, वो कहाँ पर उसकी प्रॉब्लम कहाँ पर है एक्चुअल, उसकी इचिंग क्यों हो रही है। इचिंग का मतलब क्या है, खुजली का मतलब क्या होता है। मेंटल लेवल पर अगर आप इचिंग को लोगे तो इचिंग का मतलब क्या है कि इरिटेशन है, वो एक कांस्टेंट इरिटेशन है। तो कांस्टेंट इरिटेशन यहाँ घर में फादर हो सकता है, मदर हो सकती है, भाई हो सकता है। ओके, दैट इज द कांस्टेंट इरिटेशन फॉर हिम। तो इसीलिए वो इसको इचिंग है, उसको घर में अपने मन के मुताबिक काम करने नहीं मिलता है। फादर स्ट्रिक्ट है, ठीक है, मदर हमेशा उसको डांटती रहती है, ठीक है, ब्लेम करते रहते हैं हर छोटी छोटी काम के लिए। तो वहां पर उसका मेंटल इचिंग को आप रिलेट कर सकते हो फिजिकल इचिंग के साथ। तो वहां पर यही उसका इचिंग का कारण हो सकता है। इरिटेशन, जो इरिटेशन घर में इरिटेशन है वही उसकी फिजिकली पर रिफ्लेक्ट होती है इस केस में। थैंक यू सर। सर कुछ सेकंड केस भी लेंगे क्या आज? इसी को आज डिस्कस करेंगे, एक केस और इसमें और रूब्रिक्स आप इसमें देखिए, बहुत सारे रूब्रिक्स आते हैं, आपको डाउट है सर, लेकिन एक बार और नेचर बता दीजिए सर। Sir, what is the difference between elements from reprimand and elements from admonition? Elements from reprimand. Yeah, and elements from admonition. Admonition. Yes, sir. बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है मैडम। ओके, एलिमेंट्स फ्रॉम रेप्रीमांड वही है, डांटने के बाद एलिमेंट्स आना, दैट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब कुछ होने के बाद उसका इफेक्ट दिखाई देना, एलिमेंट्स। ओके, डांटने के बाद पेशेंट सैड हो गया या उसके बाद वो बातचीत करना छोड़ दिया उसने, दैट इज एलिमेंट्स। अगर पेशेंट को बहुत जोर से टीचर ने डांट दिया, वो घर में आके एकदम शांत हो गया, चुप हो गया, किसी से बातचीत नहीं कर गया, किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ, किसी से बातचीत करना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, दैट इज एलिमेंट। कुछ आई मीन रेप्रीमेंट कब लेना एंड एडमोनिशन एग्रावेशन जिसे होता है ना कानून, तो वो कब कंसीडर? एडमोनिशन के जो वो काम है उसको जब आप करने नहीं दिया जाता, जब हम किसी को काम करना ये अच्छा लगता है, उसको बाहर जाना अच्छा लगता है, फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है, जब उसको वो काम करने नहीं दिया जाता है आईपीआर के द्वारा, तब वहां पर एग्रावेशन आता है। एडोमिनेशन एग्रावेट्स। जब वो कोई काम अच्छा लगता है, उसको मन में अच्छा लगता है, फ्रेंड से मिलना, उसके साथ घूमना, और जब उसको वो चीज नहीं करने दी जाती है तब वहां पर वो एडोमिनेशन एग्रावेट में चला जाएगा। फिर उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, एंगर हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, कैसे वो अडेप्ट करता है उसको। ठीक है, थैंक यू सर। सर एडमोनिशन में मेरे हिसाब से सलाह होती है, उसको सलाह मशवरा पसंद नहीं होता। सलाह मशवरा सही गलत में उसको बताया जाता है कि ऐसा नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, वो जो काम करने जा रहा होता है उसको उसमें रोका जाता है। उसके हिसाब से हो सकता है, उसके हिसाब से वो सही है, लेकिन आईपीआर को लगता है कि वो सही नहीं है, ये सही समय नहीं है जाने का। ये रात को 9 बजे बोलेगा कि मेरे को फ्रेंड्स का फोन आया, मुझे उसको जाना है, और घर वाले उसको रोकते हैं। ठीक है, तो ये घर वालों के हिसाब से सही है, लेकिन उसको वो चीज गलत लगती है, तो वहां पर उसको एडमोनिशन एग्रावेट हम ले सकते हैं। ये अलग अलग कंसर्न और एडेप्टेशन के हिसाब से लगेगा उसको। सर ये स्कॉर्न बीइंग क्या होता है? वो भी तो डांट टपटी होती है या कुछ और होता है? स्कॉर्न बीइंग, हाँ वो भी एक प्रकार की डांट है, लेकिन उसमें सिलेशिया नहीं है। सिलेशिया नहीं है, वो और ज्यादा डीपर एस्पेक्ट पे है स्कॉन्ड। इज्जत के साथ, रिप्रिमांड थोड़ा सुपरफिशियल होता है कि हमने बच्चे ने गलती की, हमने डांट दिया, ओके, एक सुपरफिशियल हो गया। स्कॉन्ड थोड़ा सा और डीप है,
उसको डीप हर्ट होता है उसमें। ओके राइट सर, बहुत शुक्रिया। इसको नेट्राम्यूर के साथ आप डीडी करोगे तो नेट्राम्यूर में देखिए सबसे बड़ी बात है डिग्निटी आ जाती है। ओके, नेट्राम्यूर एक डिग्निफाइड पर्सनालिटी है, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। ओके, एवर्जन टू क्वारल्स में आता है, ठीक है, लव फॉर फैमिली में आता है। तो यहाँ पर आप जिसको हम इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, नाइट्रोमोर में हमें वो भी तो मिलता है कि हेड बिलोंग्स टू अदर, वहां पे भी उसको अपने डिसीजंस लेने में दिक्कत होती है। हाँ, नेट्राम्यूर के बहुत सारे क्रेस्ट है ना, सब क्रेस्ट हमें एक ही पेशेंट में नहीं मिलेंगे। नेट्राम्यूर बहुत डिपेंडेंट भी होता है मदर के लिए ऊपर। हाँ नहीं, सवाल ये है कि इस केस में हम वो क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, ये मेरा सवाल था। इस केस में क्या चीज नहीं कंसिडर किया? जैसे वो रूब्रिक क्यों नहीं पकड़ रहे रादर देन ये रूब्रिक क्यों पकड़ रहे, ये मैं जानना चाह रही थी। मतलब ताकि जब हम लोग प्रैक्टिकली सामने पेशेंट है तो समझ सके कि क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है। उस पेशेंट के का मेन कंसर्न क्या है, वहाँ पकड़ना है आपको। उसका मेन फोकस कहाँ पर है पेशेंट को। अगर पेशेंट को यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट रहती, ओके, और सोशल पोजीशन या उसको फियर रहता अपने डिग्निटी हर्ट होने का, ओके, तो हम यहाँ पर नेट्राम्यूर की तरफ टर्न हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर उतना उसका इम्पोर्टेंस एम्बैरेसमेंट की ओर नहीं थी। उसमें थोड़ा ज्यादा टिमिडिटी थी आईपीआर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जैसे शुरुआत में इवेड कर रही थी, लुक इवेड कर रही थी, वो भी कंसिडर किया जा सकता था। मतलब एक्चुअली मुझे बहुत सारी चीजें लग रही है। मैं अपना व्यू बता रही हूँ सर, जैसे बाथरूम में जाके रोना, अपने पेशेंट से नोट्स नहीं, अपने फ्रेंड से नोट्स नहीं मांगना, तो मेरा दिमाग ऐसे दौड़ेगा कि भाई शायद डिग्निफाई ही है इसीलिए नोट्स नहीं मांगना चाह रही, अपनी वीकनेसेस वो भी नहीं बताना चाहता। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ, टू बी अ न्यू कमर, मैं कैसे इसको फाइन डिफरेंशिएट करूँ? फाइनली डिफरेंशिएट आप उसके कोर को समझना होगा पेशेंट के। आपको पेशेंट आपके पास क्यों आया है, क्या कंसर्न लेके आया है, उसकी क्या अडेप्टेशन है, उसका क्या रिएक्शन है, उसको उस कोर्स से फिर आप, क्योंकि सब मेडिसिन पैरेलल दौड़ेंगी, स्टेफिसेग्रिया भी आपको पैरेलल में दौड़ेगी, डेंट्राम्यूर भी पैरेलल साथ में रन करेगी, रेपर्टरी में भी रन करेगी, बट माइन्यूट डिटेल्स और पेशेंट के टोटलिटी के ऊपर आपको वहां पर डिफरेंशिएट करके एक मेडिसिन के ऊपर पहुंचना है, ठीक है। वो धीरे धीरे एज प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको, जब पेशेंट को आप देखोगे ना खुद, तो आपको ये चीज अपने आप क्लियर होती जाएगी कि पेशेंट मेरे पास क्या कंसर्न के साथ आया है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसका बोलने का तरीका कैसा है। अब नेट्राम्यूर पेशेंट बहुत डिग्निफाइड रहता है, उसका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा रहेगा, वो बहुत एजुकेटेड पर्सन जैसे बात करेगा आपसे, बहुत एक डिग्निफाइड व्यक्ति जैसे बात करता है ना, बहुत रिस्पेक्ट भी आपको देगा, बहुत अच्छे से बात करेगा, बहुत अदब से बैठेगा, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, ठीक है, वो कॉन्फिडेंटली बात करेगा आपसे, हिचकिचाएगा नहीं बात करने में, ओके। तो ये सब चीजों को जब आप उसकी टोन को समझोगे, जब उसके गेस्चर को समझोगे, तो आप तब उस मेडिसिन की ओर लीड करने की कोशिश करोगे, ओके। तो हर चीज, बहुत सारी चीजों को हमको देखना होता है, तब जाके आप एक मेडिसिन। बहुत यूजफुल रहा जो आपने बताया उसके प्रेजेंटेशन को लेके, माय आइडियाज गॉट क्लियर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके मैडम। एक सवाल हम कुछ रूब्रिक शेयर करिए सर पहले से। हेलो, यस सर, और कुछ रूब्रिक शेयर करिए सर। इसमें यील्डिंग डिस्पोजिशन है आपको, वो किसी को सिलिशा किसी को ना नहीं बोल पाती, ओके। आईपीआर को कभी ना नहीं कर पाती कोई काम के लिए, ओके। यील्ड कर जाती है बहुत जल्दी, अपने डिसीजंस नहीं ले पाती है, ओके। घर वालों ने बोला अच्छा बेटा ये करना है, ये कोर्स कर लो, ये अच्छा है, तो वो उसके तरफ चली जाती है, यील्ड कर जाती है, दूसरों की बात मान लेती है, अपना डिसीजन, फर्म डिसीजंस नहीं ले पाती है। ये सब डोमिनेशन के बाद ना सर ये सब आएगा?
हाँ जब हाँ आईपीआर डोमिनेशन से स्टार्ट होएगा ना, मॉर्बिड कंडीशन तो डोमिनेशन के बाद ही होएगा ना। ओवर प्रोटेक्शन आईपीआर का रहेगा, ओवर केयरिंग रहेगा। ओके सर। तभी ये सब मॉर्बिड प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे जब उसको एक शेल के अंदर, जैसे कैलकेरिया का आपका शेल है, तो वैसे सिलिशिया को भी अपने वो घर के शेल से बाहर निकलने नहीं देते हैं, ओवर प्रोटेक्शन रहता है। तो वहां फिर सिलिशिया को प्रॉब्लम आती है, वो खुद से डिसीजन लेने नहीं मिलता है उसको, वो टिमिड हो जाती है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स रहता है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाती है, सोलो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी स्कूल में, फियर ऑफ फेलियर्स रहता है, ओके, फियर ऑफ एग्जामिनेशंस रहेगा। हालांकि वो कर लेगी, सब कर लेती है, अच्छा है, इंटेलिजेंट है, बट द स्टार्टिंग प्रॉब्लम इज ऑलवेज देयर। स्टार्टिंग में उसको प्रॉब्लम रहती है, हाँ दुविधा में रहती है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जब करने जाती है वो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देती है, लेकिन करने के पहले उसको कंफ्यूज रहता है कि वेदर आई विल एबल टू परफॉर्म और आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। हमेशा सिलिशिया का बच्चे को आप देखोगे तो हमेशा ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट करेगा, कभी सोलो डांस जल्दी नहीं करेगा ग्रुप में, क्योंकि छुप जाएगा, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। सिलिशिया के बच्चे कभी भी क्लिनिक पे आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे। अगर बच्चों में देखा जाए, सिलिशिया आपको अगर बच्चों में पकड़नी है तो सिलिशिया हमेशा मदर का सपोर्ट लेके बोलेगा, हमेशा आंसर देते समय मदर की ओर देखता है वो, फादर है तो फादर की ओर देखता है वो। सिलिशिया के बहुत टिमिड रहते हैं, उनकी बात गले में आते आते रुक जाती है, अटक जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं सिलिशिया। उनके गले में जैसे ऐसे जैसे हम निगलने के लिए कुछ करते हैं ना, आप उसके गले के उससे भी आप सिलिशिया को पकड़ सकते हो। अगर आपको केस में कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, उसके बोलों से और उसके गले के मूवमेंट, गले में आप ध्यान से देखोगे तो उसको बोलने में थोड़ा से संकोच रहता है। जैसे हम कोई जब खाना निगलते हैं तो कैसा फीलिंग आती है यहाँ पर गले में, वैसा ही आपको वो गेस्चर दिखाई देगा, और वो हाथ को हमेशा ऐसे 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 करेगा। उसे ये भी लग जाता होगा जो कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, बस उसको ये फियर रहता है। उसको हम अपने इमेज का बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी इमेज कहीं खराब नहीं होनी चाहिए दूसरे के सामने, क्योंकि वो बहुत फ्रेजाइल रहती है, ग्लास की तरह। सिलिशिया इज लाइक अ ग्लास, बहुत फ्रेजाइल होती है और बहुत सॉफ्ट स्पोकन, माइल्ड रहती है, माइल्डनेस उसमें रहता है। उसको बार बार बोलना पड़ेगा कि आप थोड़ा जोर से बोलो। यहाँ पर भी आप सिलिशिया को पकड़ सकते हो, यहाँ पर माइल्डनेस में आप पल्सटीला और सिलिशिया में कंपैरिजन कर सकते हैं। सिलिशिया का भी टोन बहुत माइल्ड रहता है, आपको या तो बहुत नजदीक जाना पड़ेगा पेशेंट के, या उसको बोलना पड़ेगा कि आप थोड़ा से लाउड बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। सर एक सवाल है सर, एक 40 इयर्स ओल्ड लेडी है, उसे सर ओडिमा हुआ था, हाथ पर वगैरह में काफ़ी सूजन थे, मेंटल रेस्टलेसनेस थी, बहुत काफ़ी परेशान, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोल देना, सो नहीं पाती थी, बहुत बेचैन रहती थी। लगभग 15-20 साल से ये चीज़ चलते आ रहा था, एलोपैथिक से दिखाते थक गई थी। किसी ने बताया कि नहीं आप फलानी जगह दिखा लो, आपको ठीक हो जाएगा। उसको हमने सिलेक्टेड मेडिसिन दिया सर। दवा से तो बहुत कुछ फायदा है, फायदा इतना तक है कि जैसे वो समय से सो लेना, समय से उठ जाना, बच्चों को पहचान लेना, पति को पहचान लेना, हर काम कर लेती है, हर चीज़ ठीक हो जाता है। लेकिन उसका वेट लॉस अभी नहीं हुआ है, लगभग 1-1.5 महीने हो रहे हैं। वो एक ही बात बोलती है सर, उसमें हम कौन सा रूब्रिक लें, कौन सा मेडिसिन का सिलेक्शन करें, हम नहीं समझ पा रहे हैं सर। कि अगले बार अगर दवाई फायदा नहीं करेगा तो हम दवाई नहीं लेंगे, हमको दवाई से कोई फायदा नहीं है। जबकि उसके पेरेंट्स, उसके हस्बैंड, उसके बच्चे आते हैं कि सर, कहते हैं कि सर बहुत बहुत फायदा है, अब तो मम्मी बढ़िया से बोल लेती है, हम लोग का केयर कर लेती है, हर चीज़ कर लेती है, लेकिन कैसे करें ये कि हमको नहीं फायदा है। एक ही चीज़ को बार बार वो रिपीट करती है, माने 3P उसमें आता है सर कि अगर अगले बार, इस बार तो देख लेते हैं, अगर अगले बार अगर फायदा नहीं मिला तो हम ये दवा नहीं लेंगे, आपका दवाई हमसे कोई फायदा नहीं है। मेरा
पे आप रुब्रिक लगा सकते हैं ना, डिस्पेयर रिकवरी ऑफ, हाँ, निराश हो रही है ना, उसको जो चाहती है वो नहीं मिल पा रहा है, तो डिस्पेयर में जा रही है, वो अपनी रिकवरी उसकी हो नहीं पा रही है जैसा वो चाहती है। तो यहाँ पर ये आप रुब्रिक इस सेंटेंस में ले सकते हैं। जी सर। सर मनोज जी, आपका इसके ऊपर मैं 2 रूब्रिक बोल हो सकते। मेरा जो जैसे टॉकिंग बिजनेस ऑफ, वो तो बिजनेस चाहता है, और दूसरा उसको पॉजिटिवली रिजल्ट मांगता है, तो लाइट डिजायर पॉजिटिव, ये 2 रूब्रिक आपको ये बातों का ऊपर हो सकते। मेरा जो अनुभव है वो सब। देखिए रूब्रिक्स आप कोई भी ले सकते हैं, अब ये डिपेंड करता है ना कंसर्न पेशेंट का, क्या परेशानी है उसको, क्यों ऐसा वो बोल रही है, उस पर हमको जाना पड़ेगा। पेशेंट को समझना बहुत जरूरी है हर केस में। खाली रूब्रिक्स हम कोई भी लगाएंगे, रूब्रिक्स तभी सही होंगे जब उसका हमको कंसर्न असल में समझ आएगा। जब तक कंसर्न को हम नहीं समझेंगे, कभी हम रूब्रिक से मेडिसिन तो निकाल लेंगे, रेपर्टाइज कर लेंगे, लेकिन सही मेडिसिन मुझे नहीं लगता है कि आप पहुंच पाओगे। इसलिए रूब्रिक्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अप्लाई करने से पहले हमको 100 बार सोचना है। कोई भी रूब्रिक को लेने से पहले 100 बार हमें सोचना है, क्योंकि एक गलत रूब्रिक आपका पूरा रेपर्टरी चार्ट की मेडिसिन कहाँ से कहाँ चली जाएगी। इसीलिए हमेशा पेशेंट को पहले समझो आप। अगर आपको नहीं समझता ना, फर्स्ट विजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप पीएल दे के भेज दो। अगर पेशेंट को आपने अच्छे से बात की, उसको अच्छे से आपने उसको केयर किया, तो पेशेंट आपके पास आएगा दोबारा, चाहे उसको रिलीफ मिले ना मिले। अगर आपको नहीं समझ रहा है कि पहला प्रिस्क्रिप्शन मेरा क्या होना चाहिए, अगर नहीं लग रहा है आपको, आप पीएल दे के छोड़ दो। देन यू स्टडी द पेशेंट। पेशेंट जाने के बाद आप उसको स्टडी करो, अच्छे से उसके केस को समझो, देन यू कम टू अ कंक्लूजन, सो दैट इन द नेक्स्ट विजिट आप उसको 3 दिन बाद बुलाओ, 1 हफ्ते के बाद बुलाओ, जैसा आपका तरीका है, तब आप उसको एक सही मेडिसिन दो। तब वो केस में आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आएगा, आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रिस्क्रिप्शन की हड़बड़ी मत करो कभी भी, स्पेशली नए स्टूडेंट्स हैं जो ना, रूब्रिक्स के पीछे नहीं जाना है। प्रिस्क्रिप्शन की कभी गड़बड़ मत करो, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन गड़बड़ एक बार हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप फिर आपका पेशेंट छूट जाएगा। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं। गलती से आदमी सीखता है, लेकिन हम इसीलिए आपको गलती करने से रोक रहे हैं, ताकि आप वो गलती ना करो जो गलती हम लोगों ने की है अपने स्टार्टिंग प्रैक्टिस में। ओके, आप उसको पीएल दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आप पेशेंट से बहुत अच्छे से बात करो, उसको टाइम दो, आप पेशेंट को टाइम दो। एटलीस्ट नए पेशेंट को आप कम से कम 20 से 25 मिनट आप दो, तो पेशेंट को हाँ लगेगा कि हाँ डॉक्टर इज टेकिंग केयर ऑफ मी। तब आपको पेशेंट को अगर कॉन्फिडेंस आप डॉक्टर में आ गया, तो वो आपके से कभी जाएगा नहीं। होम्योपैथिक पेशेंट्स कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। एक बार उसको आपके फिजिशियन, अपने फिजिशियंस के ऊपर में कॉन्फिडेंस आ गया, तो ही विल नेवर लीव यू, कभी छोड़ के नहीं जाते हैं आप। सर, ये पिटिंग, मॉर्निंग, लेमेंटिंग वगैरह जो ये वॉइस होता है, उसको सर कैसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं? कौन सा सर, फिर से बोलिए। जैसे लेमेंटिंग वॉइस मॉर्निंग है, जब बच्चा रोता है, कराता है, उसमें हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं सर? या वो पिटिंग कर रहा है? पीटीएस रोना देखिए, मतलब बहुत आपको आपके दिल को झंझोड़ देगा। पीटीएस मतलब पिटीफुल क्राइंग जिसको बोलते हैं ना, दयापूर्ण, जिसके ऊपर आपको दया आ जाए, जिसको सुनकर, उसको पीटीएस बोलते हैं। जिसके आपका मन पिघल जाए, आपके मन में कुछ होने लगे, किसी की आवाज सुनकर, ऐसी आवाज आप सुनो किसी की, चाहे वो बच्चे की हो, बड़े की हो, तो जिससे आपका हृदय में दया की भावना आ जाए, आपका हृदय पिघल जाए, आपको कुछ अंदर से होने लगे, तो दैट इज पीटीएस। आपको तरस आने लगे किसी के ऊपर, तो दैट इज पीटीएस। और लेमेंटिंग होता है कंप्लेन करना। हेलो, सॉरी सर। सर, ये जो साइलेंसिया बारे में जो कुछ आप इतना रूब्रिक्स बताए, लेकिन इसमें कोर ऑफ रूब्रिक्स क्या था? कोर ऑफ रूब्रिक्स बताइए। इतना रूब्रिक्स तो नहीं। हमने अपने 4 रूब्रिक, वो तो हमने अंडरस्टैंडिंग की है ना, उसकी जर्नी क्या क्या आता है साइलेंसिया में, आप और कैसे
पकड़ सकते। कोर ऑफ नहीं रूब्रिक्स नहीं, में था ये तो ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सब कुछ ठीक ठीक बता था, लेकिन मैं पूछता हूँ कि इसमें कोर ऑफ रूब्रिक्स, ओनली वन रूब्रिक्स बताइए, व्हाट इज द कोर ऑफ रूब्रिक्स? एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट